हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। इस एपिसोड की शुरुआत में वह कातिल रियू पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसका गला भी दबाता है। इस पर रियू उसके गले पर स्क्रैच करके जख्म कर देती है तो वो किलर उसे छोड़ देता है। वो रेंगते हुए बाहर जाने लगती है, मगर वह उसे पकड़कर एक ड्रम में दे मारता है। इस चोट से रियू पर बेहोशी छाने लगती है। वह किलर अब उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है और उस पर वार करने ही लगता है कि बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें आती है। रियू को मारना तो चाहता था, लेकिन पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए खुद ही भाग जाता है। रियू हल्की खुली आंखों से उसे देखती है और फिर बेहोश हो जाती है। कुछ देर में उस बिल्डिंग के बाहर मीडिया के लोग भी जमा होने लग जाते हैं, जो पुलिस से सवाल करते हैं कि क्या आखिरी गवाह भी मारी गई, क्या आपको अब तक यूनसी की लाश मिली है या नहीं। यून भी उस जगह भागते हुए आता है तो उसे वहां एक लाश पड़ी हुई नजर आती है जिस पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था। वह बहुत डर जाता है और आगे जाकर उस लाश के ऊपर से वह कपड़ा हटाकर देखता है तो वह लाश रियू की नहीं बल्कि यूनसी की थी। यह देखकर वह जाही से पूछता है कि रियू कहाँ है। यहाँ दिखाया जाता है कि रियू को हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया था और उसका ऑपरेशन भी चल रहा था क्योंकि उसकी स्कल फ्रैक्चर हो गई थी। यून और जाही भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जो पुलिस ऑफिसर रियू की निगरानी रखता था वो उनसे माफ़ी मांगता है कि उसने फ़ोन पर बिजी होने की वजह से रियू को जाते हुए नहीं देखा। अंदर रियू का ऑपरेशन चल रहा था और बाहर सब लोग उसके लिए परेशान हो रहे थे। अंदर बेहोशी में रियू को फिर से अपने पिछले जन्म की यादें आने लगती है, जब वह सोई हुआ करती थी। उस टाइम जब कभी वह गिरने लगती थी तो कोई उसे बचा लेता। सोही यून को देख नहीं पाती थी, लेकिन उसे उसकी मौजूदगी का एहसास जरूर होता था। जब कभी बारिश होती थी तो यून उसके ऊपर बड़ा सा लीफ रख देता ताकि उस पर पानी ना गिरे। सोही काफ़ी हैरान होती थी कि मुझ पर बारिश क्यों नहीं गिरती। वो जान गई थी कि कोई तो अनदेखा वजूद उसकी हेल्प कर रहा है। उसे वह टाइम भी नज़र आता है जब उसे महल के सिपाहियों ने पहाड़ से गिरा दिया था और किसी बड़े बड़े पंखों वाले लड़कों ने उसे गिरने से बचा लिया था। डॉक्टर रियू का ऑपरेशन कामयाबी से पूरा कर लेते हैं। अब काफ़ी देर के बाद वो लोग उससे आवाज़ें देकर जगाने की कोशिश करते हैं। वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल लेती है और पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर उसे बताता है कि आपके सर पर चोट लगी थी और हमने आपकी सर्जरी कर दी। क्या आपको याद है कि आपके साथ क्या हुआ था और आप कहाँ थी। रियू कहती है कि मैं एक वाटर मिल के पास थी। यह सुनकर सभी हैरान हो गए थे क्योंकि रियू अपने पिछले जन्म की बात बता रही थी जो किसी के समझ में नहीं आती। डॉक्टर हैरानी से पूछता है कि क्या आज के ज़माने में भी वाटर मिल होते हैं, आप वहाँ क्या कर रही थी। तो रियू कहती है कि मैं एक बड़े बड़े पंखों वाले एंजल के साथ रात बिता रही थी। यह सुनकर सब फिर से हैरान हो जाते हैं। रियू बोलती है कि वो एक चांदनी रात थी, मैं और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे। यह सुनकर रियू कुछ उल्टा सीधा बताने लगती है तो यून उसे चुप कर देता है, मगर रियू बात जारी रखते हुए कहती है कि हमारी सांसों की आवाज़ें पूरे कमरों में गूंज रही थी। सब लोग उसकी बात सुनते हुए सोच रहे थे कि यह सब क्या सुनना पड़ रहा है। रियू बोलती है कि आज मैं सपने में उस एंजल का चेहरा देखने वाली थी जिससे मैं प्यार करती थी, लेकिन उसी लम्हे में किसी ने मुझे आवाज़ देकर जगा दिया। यह सुनकर डॉक्टर डर जाता है और ये गुस्से में पूछती है कि बताओ वो कौन था जिसने मुझे जगाया। वो सबसे पूछने लग जाती है क्या वो तुम थे। सब लोग बोलते हैं कि नहीं, हमने तुम्हें नहीं जगाया। डॉक्टर डर कर अपने साथी डॉक्टर से कहता है कि चलो चले, हमें दूसरे पेशेंट को भी तो देखना है। तब रियू कहती है कि पता नहीं मुझे उसका चेहरा देखने से पहले क्यों जगा दिया। कुछ देर के बाद रियू की फ्रेंड डॉक्टर से रियू की कंडीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और डॉक्टर उन्हें बता देते हैं कि वह कब तक ठीक होगी। दूसरी तरफ डोंग उसी छोटे बच्चे के साथ बैठा होता है।
वो बच्चा उससे सवाल करता है कि किसी को प्यार में पड़ने के बाद सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो डोंग सोचने लग जाता है कि तभी वो बच्चा बोलता है कि सबसे ज़्यादा हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। यहाँ यूनसी के घर वालों को उसकी लाल मिल जाती है, जिसे देखकर उसकी फैमिली वाले रोने लग जाते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। फिर जाही यूनसी के हस्बैंड को बताता है कि मैं यूनसी की लाश एक पुरानी वाली फैक्ट्री में मिली। वो पूछता है कि इसकी लाश फूली क्यों है, तो बताता है कि उसे पानी वाले ड्रम में बंद करके रखा गया था। जब किलर ने रियू को ड्रम पर मारा तो ड्रम से उसकी लाश बाहर निकल आई। जाही यूनसी का पोस्टमार्टम करवाने की इजाज़त लेता है। मीडिया वाले जाही से सवाल करने आ जाते हैं तो एक औरत आकर उन लोगों को बताती है कि जिस जगह से यूनसी की लाश मिली थी वहां से 1993 में मरने वाले जू के कपड़े भी मिले थे। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इधर म्यून अपने ऑफिस में बैठा यूनसी की लाश मिलने के बारे में आने वाले खबरें पढ़ रहा होता है और अजीब तरह से अपने ऑफिस की एक लड़की को देख रहा था। फिर वह बाथरूम में जाकर अपने गले पर लगे उस स्क्रैच के निशान को देखता है, जैसे निशान रियू ने किलर के गले पर बनाया था। पुलिस टीम उस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करने लग जाती है और सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेती है। जब जाही रियू से मिलने आता है तो वो बोलती है कि मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार आके मुझे क्यों जगा देते हो। जाही को डांट कर वो दोबारा सो जाती है। बाकी दिनों अंदर आकर जाही से कहते हैं कि फिलहाल रियू को अकेला छोड़ दो, हम सब इससे डरे हुए हैं। कुछ देर और गुजरने के बाद रियू उठकर उन्हें बताती है कि मैंने यूनसी को अपना नंबर लिख कर दिया था, इसलिए मुझे लगा कि वो मैसेज उसने किया है। जाही पूछता है कि क्या तुम्हें कोई खास बात याद है। वो याद करके वह कहती है कि अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रही। जाही कहता है कि ठीक है, अभी खुद पर इतना जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर में रियू का खाना भी आ जाता है तो वो कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना, मैं सोना चाहती हूँ। वैसे भी हॉस्पिटल का खाना टेस्टी नहीं होता। यून कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो मैं बना कर ले आता हूँ। वो पूछती है कि तुम्हें खाना बनाना आता है, तो यून कहता है कि हाँ, और फिर अपने घर जाकर बहुत सारा खाना बनाने लग जाता है। उसके खाने की खुशबू सुनकर डोंग और पैरी आकर खाने बैठने लगते हैं, मगर यून उन्हें डांट कर कहता है कि मैं बिजी हूँ, चलो फिश साफ करो। वो दोनों फिश साफ करने लग जाते हैं और यून को सब्जी काटते काटते जख्म लग जाती है। उसके खून का कतरा हाथ से निकल कर नीचे गिरता है और पानी बन जाता है। यह सब देख कर सभी सोच में पड़ जाते हैं, मगर फिर डोंग बात बदल कर कहता है कि मैं डोंगू को ऊपर से बुलाकर लाता हूँ, उसे भी साथ बैठाकर खाना खिलाएंगे। इधर डोंगू अपनी रस्सियाँ खोल लेता है और जब डोंग अंदर आता है तो वो उसके मुंह पर बैग डालकर उसे धक्का दे देता है और खुद वहां से भाग जाता है। डोंग नीचे आकर पैरी से कहता है कि डोंगू भाग गया, उसे पकड़ो। वो दोनों उसे पकड़ने उसके पीछे भाग जाते हैं, मगर वो कहीं गायब सा हो जाता है। पैरी और डोंग कहते हैं कि यकीन नहीं आ रहा है कि डोंगू हमें चकमा देकर भाग गया। फिर वो दोनों वापस घर चले आते हैं। अब डोंगू अपनी डेटिंग एकेडमी में आता है तो रियू की फ्रेंड उससे रुमाल देती है और उसकी तरफ स्माइल करके देखकर कहती है कि तुम तरफ स्माइल करके देखती है। यह देखकर डोंगू बहुत खुश होकर सोचता है कि मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ जब पैरी और डोंग चल कर इतनी दूर थके हारे घर आते हैं तो उन्हें यह देखकर शौक हो जाते हैं कि यून भी खाना लेकर चला गया। वो खाली प्लेटें देखकर दोनों गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ रियू फिर से सोही वाले जन्म की ओर यादें देख रही थी और उसे अपने लवर का चेहरा नजर आने वाला ही था। इस बार यून आकर उसे जगा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। रियू गुस्से में कहती है कि इतनी बार कहूँ कि मुझे सोना है, क्यों मुझे जगाने पर तुले हुए हो। वो बहुत गुस्सा करती है। यून उस पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुम खाना खाओगे, तो डर के कहता है कि नहीं, यहाँ से जाना ही मेरा बेहतर होगा। वो उठकर भाग जाता है तो रियू वापस से लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर जाही को बताता है कि जिस ड्रम में यूनसी की लाश मिली उसमें ब्लीच भी था, लेकिन मुझे लगता है कि किलर ने उसे मारते ही ड्रम में नहीं डाला और लगता है जैसे वो उसकी लाश मिलने से करीब 5 दिन पहले यूनसी को मारा गया होगा। यह सुनकर वो हैरान होता है। इधर यू खाना खा रही होती और यून उससे पूछता है कि क्या तुम अपने एंजल बॉयफ्रेंड को याद
करना चाहती हो? तो रियू कहती है कि हाँ, वो मेरे पिछले जन्म का साथी है, मैं उसका चेहरा याद करके ही रहूँगी। यून कहता है कि तुम्हें फास्ट के बजाय आज पर ध्यान देना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम सपने वाले लड़के के पीछे पड़ गई हो। सारी गलती मेरी ही है। जब तुमने कहा था कि तुम अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ोगी तो मेरा दिल पिघल गया। वो हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम्हारा दिल वाकई में पिघल गया? वो कुछ नहीं बोल पाता तो वो रियू स्माइल करने लग जाती है। फिर डॉक्टर और जाही आते हैं तो रियू डॉक्टर से अपना सर धोने की परमिशन मांग लेती है। डॉक्टर कहती है कि आपको अपने जख्म को भीगने नहीं देना, वैसे आप बाल धो लें। यून कहता है कि मैं बाल धोने में हेल्प कर दूंगा। जाही यून के हाथ पर लगी चोट देकर कहता है कि मैं भी हेल्प कर देता हूँ, तुम्हें तो चोट लगी है। यून कहता है कि नहीं, यह तो मामूली सी चोट है। जाही यून से पूछता है कि तुम हॉस्पिटल में आते रहते हो और मेरी टीम भी ज्वाइन कर ली है, मगर आते क्यों नहीं? तो यून कहता है कि मुझे रियू की हिफाजत के लिए यहाँ रुकना पड़ता है। यह बोलकर वो ड्रिंक पीने लगता है। तो जाही पूछता है कि तुम्हारी चोट कहाँ गई? अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारे हाथ पर निशान था। यून हाथ छुपाकर कहता है कि वो इस उंगली पर नहीं था। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जाही हैरानी से सोचता रहता है कि इस लड़के का राज क्या है। यून वापस रियू के पास आकर खड़ा हो जाता है। रियू को सपने में नजर आता है कि वो सोई थी जब उसे एक बच्चे ने पूछा था कि क्या तुम उस आदमी से मिलना चाहती हो जो तुम्हारे लिए बना है? या वही बच्चा है जो आज भी यून के पड़ोस में रहता है। यहाँ जाही यून और उसके पुराने घर वालों की फोटोज लाकर उसके घर के बाहर खड़ा हो जाते हैं। तभी यून के तीनों दोस्त भी बाहर आकर एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। जाही हैरान होकर एक नज़र फोटो की ओर देखता है और फिर उन तीनों को असल में देखकर बहुत हैरान रह जाता है। यह सब लोग आखिर है कौन? कौन? यून के जिस्म से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और वह रियू की तरफ देख रहा होता है। रियू को सपने में याद आता है कि उस बच्चे ने ही कहा था कि अगर तुम अपने प्यार से मिलना चाहती हो तो स्त्री के फूल को पत्ती को गिरने से पहले अपनी उंगली पर रख लेना, फिर तुम उसे देख लोगी। इसलिए सोही ने उस फूल खिलने का इंतजार किया, फिर नीचे गिरते हुए एक पत्ती को 3 सेकंड तक अपनी उंगली पर रोक लिया। ऐसा करने से उसे यूं नजर आया था जिसके बड़े बड़े पंख थे और वो उस पर तीर चलाने वाला था। अब उसने यून का चेहरा क्लियरली देख लिया था। फिर वो जागकर यून से कहती कि अच्छा तो तुम हो। तो यून हैरानी से पीछे मुड़ता है तो रियू उसे कहती है कि तुम ही मेरे एंजल हो। उसकी तरफ सवाल भरी नज़रों से वो देखती है और यून भी उसकी बात पर हैरान था।